अभी जब वृक्षारोहण कर रहे थे तो एक साधक ने ऊपर जाने की कोशिश करी, उसका सांस छूट गया, वो वापस नीचे फिसल गया। तो कहने लगे गुरुजी ये सांस भरने का क्या सिस्टम है कि सांस भर करके बल लगाना चाहिए, और प्राणायाम में भी आप कहते हैं। तो आज ये बताया जाए कि कुंभक क्या है और कुंभक कितनी तरह से किया जा सकता है। बात तो दमदार थी। तो मुझे एकदम लगा कि पुराना जो ऋषियों का तरीका था वो ये था कि जो फॉर्मल क्लास हैं वो बहुत छोटी होती थी, लेकिन जो सानिध्य है जिसमें गुरुजी साथ रहते थे, और जैसी जिज्ञासा हुई उन्होंने जिज्ञासा की और भ्रमण करते करते वन में उन्होंने जवाब पा लिया। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। कुंभक योग का ही नहीं बल्कि कहिए कि पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि अगर कुंभक नहीं है तो ना तो प्राणायाम है और ना ही बल का पूरा उपयोग है। प्राणायाम में आपको जब बताया गया कि हमें पूरक करना है, हमें रेचक करना है, हमें ऐसी भी स्थिति आती है कि स्तंभन भी सीखना चाहिए संयम करने के लिए, एकदम कंट्रोल करने के लिए, और कुंभक भी करना चाहिए। कुंभक दो तरह के, पहला कुंभक जिसमें हम प्राण वायु को पूरक करें यानी श्वास भरें अवेयरनेस के साथ, परफेक्शन के साथ, पूर्णता के साथ, और उसके साथ फिर हम उसको भीतर ही भर करके निरुद्ध कर लें, तो ये अभ्यंतर कुंभक है। और दूसरे तरीका कुंभक का होता है वो बाह्य कुंभक है, जिसमें हम श्वास को छोड़ें विधिवत तरीके से, ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दिया, बल्कि शनै शनै नियंत्रित पूरक करना, फिर कुंभक करना, अभ्यंतर कुंभक, नियंत्रित श्वास को बाहर छोड़ना पूरी अवेयरनेस के साथ, प्राणायाम में ये बहुत जरूरी है, और फिर उसको बाहर ही रोक देना, ये बाह्य कुंभक है। लेकिन ये तो बहुत साधारण सी बात हो गई। इससे आगे की एक बात है कि अगर हम शोधन की दृष्टि से, यानी जिसमें पूरा नाभि तक, जहाँ जो कि पूरे शरीर का फीडर है, वहाँ तक मूवमेंट देते हैं, वहाँ तक हमें सजगता लानी है, तो हम पूरा श्वास भरते हैं और नाभि पर्यंत भरते हैं, यानी घड़ा भर लेते हैं, और घड़ा भर के भले ही पेट बाहर को हो जाए, उसमें होना ही चाहिए, होगा तभी तो पता चलेगा, तो वो करने के बाद हम कुंभक करें। ऐसे ही जब हम रेचक करें तो भी नाभि तक पूरा निश्वास करें, सांस पूरा छूट जाए और देखो कि मैं और अधिक छोड़ सकता हूँ, और उसको छोड़ करके बाहर रोकें, तो ये बाह्य कुंभक होगा। लेकिन जब हम शक्ति अर्जित करने के लिए या बल लगाने के लिए कुंभक करते हैं, तब हमें चेस्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है, यानी श्वास को सीधे नीचे तक नहीं, पेट तक नहीं, बल्कि सीने में उसको हम निरुद्ध करते हैं, जिसमें नीचे मूल बंध भी लग जाता है। गुदा को संकुचित कर लेना, फिर पूरक करना, तो पूरक उसमें डायफ्राम तक ही होगा, नाभि तक पूरक होगा ही नहीं, और फिर उसको कुंभक करना, तो वो हमें बल वृद्धि देने वाला है। एक चीज होती है जिसमें हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं, तो उस समय इनहेलेशन करते समय साधक को इतनी गहराई हो जानी चाहिए कि वो ये अनुभव कर सके कि जब मैं सूर्य चक्र से, यानी सूर्य स्वर से प्राण वायु की पूर्ति कर रहा हूँ, तो उस समय नासिका से जब सांस भीतर जाएगा तो वो ठंडा ठंडा आपको लगेगा, और जब वो ठंडा ठंडा लगेगी तो उसकी ठंडक की जो अनुभूति है वो आपको अपने नासिका तक ही नहीं, केवल एंट्रेंस पर नहीं, बल्कि वो ऊपर जो
ये नेत्रों का संधि स्थल है, यहाँ तक उसको शीतलता का एहसास देना चाहिए। उसके बाद फिर आप कुंभक कर लेंगे तो उससे जो हमारा सूर्य स्वर है मतलब वो प्रभावित होगा और हमारी ऊष्मा जो है शरीर की वो बढ़ेगी, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। उग्र कार्य जितने हमें करने हैं वो सब सूर्य के संचालन में होते हैं और वो कुंभक हमारी उस शक्ति को बढ़ाता है। जब हम बाएं स्वर से पूरक करेंगे तब भी कुंभक होता है। ऐसा नहीं कि दोनों स्वर से सांस लेकर के ही कुंभक होना है। बाएं स्वर से लिया गया जो प्राणवायु है वो भी ठंडक का एहसास करेगा, एहसास देगा आपको। आप उसको पूरे जो हमारा संधि स्थल है दोनों नेत्रों का यानी नासिका जहाँ एक दूसरे से यू शेप में समझिए कनेक्टेड रहती हैं, तो वहाँ तक और थोड़ा सा उससे भी आगे तक बिल्कुल, जिसको हम कह देते हैं कि ये आईब्रो मध्य, वहाँ तक शीतलता का एहसास देना चाहिए। लेकिन फिर जब हम कुंभक करेंगे तो वो कुंभक का फ़ायदा तो उससे होगा ही, मूलबंध के साथ करना, क्योंकि उसका हमें लाभ जो है स्वरों के ऊपर लेना है, सूर्य स्वर के ऊपर लेना है या चंद्र स्वर के ऊपर लेना है। तो उस स्थिति में जो हम कुंभक करेंगे तो हमारा वो चंद्र स्वर को जगाएगा, जिसमें हमारे स्निग्धता, सौंदर्य, समरसता इसका वृद्धि होती है। निवेदन हम कर सकते हैं, संतुलित हो जाते हैं, विनम्रता के स्वामी बन जाते हैं। इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। इससे ही नहीं बल्कि जो आपकी कुंभक है वो उड़ने की शक्ति, यानी अपने प्राण को ऊर्ध्वरेतस, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी, अपने ओजस को ऊर्ध्वगामी बनाने में उसका प्रयोग हम करते हैं। यानी यहाँ तक कि जो हमारी मूलाधार वाली शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, तो उसका जागरण और उसका भी ऊर्ध्वगामी प्रभाव देखने को मिलता है। तो कुंभक में मुख्य बातें ये हुई कि बाह्य कुंभक है जिसमें हम बाहर श्वास रोक करके श्वास को बाहर ही रोक देते हैं पूरी गहराई तक करने के बाद, और वो बाह्य कुंभक कहलाएगा। आभ्यंतर कुंभक आपको 3 तरीके से बताएगा, बल्कि 4 तरीके से समझें, कि जिसमें एक तो आप साधारण रूप में ही पूरा श्वास भरने के बाद कुंभक लगा लेते हैं। दूसरा, जो आप मूल बंद लगा करके और चेस्ट ब्रीदिंग करके, वो जो कि नेचुरली चेस्ट ब्रीदिंग, बल्कि कहिए वो डायफ्रामिक ब्रीदिंग, कि डायफ्राम तक चेस्ट से भी थोड़ा नीचे तक वो आएगी, लेकिन नाभि तक उसका वेग बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि वो बंध में रुकी हुई है। तो वहाँ तक का जो कुंभक है, श्वास है का पूरक है, वो करने के बाद कुंभक लगा लेना। और तीसरा मैंने बताया कि जब हम सूर्य स्वर से इनहेलेशन करते हैं, जो दाहिना स्वर है, जो शीत स्थान पर, शीत ऋतु में या किसी विशेष परिस्थिति में शीत से संबंधित रोगों के नियंत्रण करने में जब करना होता है, तब उससे स्वर जो हम कुंभक करेंगे उसका प्रभाव जो है वो हमारे सूर्य चक्र पर पड़ेगा। लेकिन उसमें भी मतलब डायफ्रामिक ब्रीदिंग नहीं होती है, उसमें भी चेस्ट ब्रीदिंग होती है। नेवल ब्रीदिंग नहीं होती है, उसमें भी चेस्ट ब्रीदिंग होती है, यानी ऊर्ध्व भाग पर ही उसका कंट्रोल रहता है। और ऐसे ही जो हमारा जो चंद्र नाड़ी से जब हम श्वास भरते हैं, मतलब प्राण वायु को पूरक करते हैं, तो उस समय में भी हम पूरक करने के बाद कुंभक करते हैं, लेकिन वो भी नाभि तक पूरक नहीं होता है, उसमें भी ऊपर हमारे डायफ्राम तक ही श्वास का भरने का होता है। जो स्तंभन है वो हमें अतिरिक्त शक्ति देने वाला होता है। तत्कालिक परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को कोप अप करें, कैसे अपने आप को संयत कर लें, कैसे हम जो है विचलित ना हो, कैसे सही निर्णय ले पाएँ, कैसे उस स्थिति को हम फेस कर लें, यानी हर तरफ से डिटैच होकर के एकदम एक जगह पर, यानी जो आसन्न समस्या है उससे अचानक शेर आ गया सामने, अचानक बड़ा सा सांप आ गया सामने, अचानक बहुत बड़ा धमाका हुआ, तो क्या होता है, या कोई ऐसा बहुत अधिक खुशी की खबर या बहुत अधिक दुख की खबर मिल जाए, तो आप एकदम जहाँ का तहाँ, यानी श्वास में कुंभक था लेकिन वो पूरक नहीं है पूरा,
पूरा सांस नहीं भरा जाएगा, पूरा सांस उसमें छूट भी नहीं पाता। लेकिन जहाँ का तहाँ जब हम कुंभक कर लेते हैं तो वो हमको तत्कालिक स्थिति में संभलने का मौका दे देता है, तो उसको भी हम कुंभक करने की स्थिति ही बोलते हैं। तो एक तरह से 5 प्रकार से आपने कुंभक को सीखा। और बाह्य कुंभक में अगर आप बंद लगाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर आप सहज रूप में अभ्यास शुरू करते हैं तो फिर मूल बंद के साथ अभ्यास की यानी कुंभक की आवश्यकता नहीं होती और आप 2 जगह से एक साथ कंट्रोल कर भी नहीं पाते। जो कई बार क्या होता है कि हमारा जो भारत योग की वीडियोस आपके पास आती हैं या डिफरेंस लेसन्स होते हैं, प्राय योग शिक्षक इनको देखते हैं, योगाचार्य देखते हैं और वो सोचते हैं कुछ नई चीज़ हमें सीखने को समझने को मिल जाए। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करूँगा, जान लीजिए, लेकिन विद्या अभ्यसनेनेव प्रसीदति। आप उसको अपने अभ्यास में लाइए, एक्सपेरिमेंटेशन करिए और केवल इसलिए नॉलेज मत बढ़ाइए कि ये फिर हमें कहीं और बतानी है। बताना बुरी बात नहीं है। अगर महर्षि पतंजलि ने न बताया होता, गुरु गोरक्षनाथ ने न बताया होता, कबीर ने न बताया होता, महर्षि दयानंद सरस्वती ने न बताया होता, रामकृष्ण परमहंस ने न बताया होता, तो हम तक चीज़ें कैसे पहुँचती? तो बताना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके माध्यम से हमारी ऋषियों की परंपरा जिंदा रहती है, आपके माध्यम से हम जिंदा रहते हैं, हमारी विद्या जिंदा रहती है। बताइए, लेकिन अधिकृत होकर के बताइए, श्रद्धा के साथ बताइए, बल्कि श्रेय दे करके बताइए। उससे जब साधक जो है अपने गुरु का या अपने आश्रम का नाम लेकर के उनको श्रेय दे करके बताता है, अपनी महान परंपरा का नाम लेकर के बताता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा दिखाई देती है खड़ी हुई कि हाँ, ये व्यक्ति प्रमाणित है और प्रमाणित व्यक्ति के सामने कोई भी प्रश्न क्यों ना होगा, उसका समाधान सही मिलेगा। तो आपको मिल गया प्रश्न का उत्तर कि कुंभक कब किया जाना चाहिए, कितने प्रकार का कुंभक होता है, कैसे किया जाता है। बस योग करिए, आगे बढ़िए।